हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित कुमार फास्ट सॉल्व मैथ क्वेश्चंस में। हम आज क्लास 12 का जो कि इंट्रोडक्शन का क्लास है, तो इसमें हम लोग क्लास 11 का इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इंट्रोडक्शन उसका जानेंगे फिजिक्स का, और भौतिक विज्ञान क्या होती है और कैसे क्या इसमें प्रोसेस होता है इसका, कैसे इसको पढ़ाया जाए और कैसे इसको पढ़ा जाए, कैसे इसको समझा जाए, इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी जरूर करना, ठीक है, भूलना मत ये चीजें। और सबसे बड़ी चीजें तो इसमें ये होती है कि भौतिक विज्ञान को समझने के लिए हमें क्या करना पड़े। कुछ बच्चे होते हैं तो भौतिक विज्ञान को नहीं समझते हैं और उससे डरते रहते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान तो एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन उसको सरल बनाया जा सकता है, ठीक है, उसको सरल तरीके से आप पढ़ाया जा सकता है, उसको सरल तरीके से बताया जा सकता है, ताकि आप लोगों को समझ में बहुत बेटर तरीके से आ जाए, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये बता सके, ये कह सके कि मुझको सब कुछ आता है, फिजिक्स में हमें A to Z आता है, किसी की हिम्मत नहीं। बहुत विशाल सब्जेक्ट है, आप 10-10 जीवन ले लीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, 10-10 जीवन ले लीजिए, लेकिन आप फिजिक्स को अगर पूरा पढ़ लें, पूरा अगर ज्ञान अर्जित कर लें तो गारंटी, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो फिजिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से जान ले। तो आप लोग अपने को कमजोर क्यों समझते हो? आपको भी आगे निकलना है, आप जितना अर्जित कर सके उसको अर्जित करना है। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे पढ़ना, ठीक है। इसमें इस लेक्चर में आज हम लोग फिजिक्स का जो कि इंट्रोडक्शन है कि फिजिक्स की परिभाषा क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और इसकी शाखाएं कितनी होती हैं, और इसकी जो परिभाषा है वो कैसे दी जाए, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा ये है कि भौतिक विज्ञान क्या होती है, इसकी विज्ञान की एक शाखा जो होती है उसको हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी में उसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स। तो ये फिजिक्स क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा है कि घटनाओं की व्याख्या करने की वैकल्पिक विधि क्या होती है, ठीक है, साइंटिफिक मेथड फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना जिसको कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, तो इसका अध्ययन करेंगे। चौथा जो की है उसको कहते हैं भौतिकी का प्रायोजन एवं उत्तेजना, स्कोप ऑफ एक्सिपमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले जो कि रोज का मोटिवेशन जो थॉट होता है उस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो कि है वो बहुत बढ़िया है, और आप लोगों के इस समय लॉकडाउन भी है काफी, तो आप लोग बोर मत हुइए, उसी के लिए मैं एक लेकर आया हूँ। वो है कि अगर आप सोचते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है यार, इस लॉकडाउन में दोस्त होगा भी तो क्या करेगा, हमको तो घर में ही रहना है, ठीक है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं है तो आप गलत सोचते हैं। आप कहेंगे कि ये क्या हुआ? जी हाँ, आप गलत सोच रहे हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो दोस्त होता है और सबसे ज्यादा जो विश्वास करने वाला दोस्त होता है, सबसे ज्यादा आपको जानने वाला वो दोस्त होता है, वो आप स्वयं हैं। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं बता सकता है, आपसे ज्यादा आपसे कोई बातें ही नहीं कर सकता है, कोई आपसे ज्यादा आपको जान ही नहीं सकता है, ना कि आपके माता पिता भी नहीं जान सकते यहाँ तक, ठीक है। तो आप सबसे बड़े, आप अपने ही सबसे क्या है, मित्र हैं, सबसे बेटर मित्र हैं। तो आप ये मत समझिए कि मैं अकेला हूँ, और लॉकडाउन में घर पर रहिए और सेफ रहिए, ठीक है, और जल्द ही ये अपनी जो परिस्थितियां आ रही हैं ये खत्म भी हो जाएंगी, और जिस रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ रहे थे उसी रफ्तार से आगे बढ़ते भी रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कि विज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति और शाखाएं, परिभाषा एवं व्याख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार विज्ञान है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए, विज्ञान जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं साइंस अंग्रेजी में, तो उसको हम क्या कहते हैं, विज्ञान, ठीक है। अब विज्ञान है ये, अब इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस, ठीक है, ठीक है, ये साइंस हो गई।
लेकिन इसका एक भाषा है जिसको हम लोग कहते हैं लैटिन भाषा। कौन सी भाषा होती है? लैटिन भाषा है। उस भाषा से इस एक शब्द होता है जिसका नाम है क्या? साइंटिया। क्या नाम है? साइंटिया। ठीक है, साइंटिया एक शब्द है। किसमें शब्द है? एक लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है साइंटिया। अब उस साइंटिया के नाम से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है। अब उत्पत्ति तुमको पता चल गई। साइंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। क्या हमने बताया? साइंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। ठीक है, तो जानना का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी इच्छा है यार कुछ हम जाने, अपना कुछ आगे बढ़े। ठीक है, तो साइंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। ठीक है, इससे उत्पत्ति हुई है। ये कहाँ से लिया गया है शब्द? तो ये शब्द कहाँ से हमारा लिया गया है? तो ये शब्द अभी आपको बताया था, क्या याद है? लैटिन भाषा से। ठीक है, कहाँ से? लैटिन भाषा से। ठीक है, ये कहाँ का शब्द है? ये शब्द है लैटिन भाषा का। और लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका मतलब होता है जानना। कौन सा शब्द था वो? सिंटिया, जिसको साइंटिया जिसको कहते हैं। ठीक है, उससे उत्पत्ति हुई, उसका मतलब होता है जानना। अब आप लोग कहेंगे कि जानना तो ठीक हुआ, लेकिन आगे बताइए कि इसकी परिभाषा क्या होती है? इसका मतलब क्या चीज जानना यार? कौन सी चीज जाननी है? तो जो भी जान लो, सब कुछ साइंस। साइंस क्या कहती है कि किसी भी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जब हम। ठीक है, क्या कहते हैं कि यार आकाश में कोई घटना घट रही है या कहीं भी कोई घटना घट रही है, तो उन सभी घटनाओं का हम जिसमें अध्ययन करते हैं, लगातार प्रेक्षण करते जाते हैं, और प्रेक्षणों से जो हमें प्रयोग करते जाते हैं, प्रेक्षण करते जाते हैं, उससे जो हमको एक सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जैसे अभी देख लीजिए कि कोरोना वायरस जो आया हुआ है, उसमें क्या था? पहले तो हमको ये पता ही नहीं चला ये क्या है, फिर धीरे धीरे प्रेक्षण किए गए, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया गया, तो पता चला ये एक वायरस है। फिर ये पता किया गया कि कहाँ से निकला, तो तुमको पता चला कि चाइना के वुहान शहर से निकला। फिर आगे ज्ञान प्रेक्षण किया गया कि ये वायरस है, तो इसकी वैक्सीन, इसका इलाज क्या है, तो इसके लिए एक वैक्सीन बनाई गई जिसको अभी चल रही है कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। ठीक है, अपने यहाँ भारत में जो चल रही है, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? बनाया है। ठीक है, तो लगातार क्या हुआ? जब उसमें लगातार पहले तो उसका पता चला, और फिर उसके बाद उस पे जब खोज स्टार्ट हुई, प्रेक्षण स्टार्ट हुई, और ज्ञान लगातार प्राप्त किया गया, तो हमको उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त हो गई। अच्छा, ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, जब हम लगातार प्रेक्षण करते जाते हैं और नए नए प्रयोग करते जाते हैं, तो उससे जो हमको एक सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, सुव्यवस्थित ज्ञान का जो भंडार प्राप्त होता है, उसी भंडार को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो आप लोगों को विज्ञान क्या पता चला? विज्ञान क्या होती है? तो सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कौन सा सुव्यवस्थित ज्ञान? तो लगातार जब परीक्षण करते जाते हैं, प्रयोगों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के भंडार को या उस ज्ञान के संगठन को क्या कहते हैं हम लोग? सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, शाखाएं इसकी कौन कौन सी हैं? तो विज्ञान की मुख्य रूप से शाखाएं कौन कौन सी होती हैं? तो मुख्य रूप से विज्ञान की जो शाखाएं हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? एक तो तुम्हारी है जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। एक क्या होती है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान। दूसरी क्या होती है? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। तीसरी जो होती है उसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है, क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक, जीव विज्ञान। ठीक है, ये तीन भाषाएं हैं। इसको हम इंग्लिश में कहें तो इसको हम कहते हैं फिजिक्स, इसको कहते हैं केमिस्ट्री, और इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो,
ये तीनों तुम्हारी क्या हो गई, विज्ञान की शाखाएं हो गई मुख्य रूप से। वैसे तो विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, ना जाने कितनी व्याख्या, लेकिन मुख्य रूप से जो मानी गई वो कौन कौन सी मानी गई, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, इतना तुमको समझ में आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये चीजें तुमको समझ में आ गई। ठीक है, अब यार कहते हैं कि फिजिक्स क्या है, ये रसायन क्या है, जीव क्या है। तो आपको इस लेक्चर में किसको पढ़ना है, भौतिक विज्ञान में किसको पढ़ना है, भौतिक विज्ञान को पढ़ना है। तो ये दो चीजों से हमको मतलब नहीं है, हमको चाहिए भौतिक विज्ञान क्या है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के बारे में हमको जानना है, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। तो पहली बात तो हम देखें कि भौतिक विज्ञान होती क्या है, इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब बात आई है जो फिजिक्स की, तो इसमें हम किस चीजों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में हम जैसे भौतिक विज्ञान एक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, ठीक है, जिसमें हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों से बहुत छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम किस चीजों का अध्ययन करते हैं, बहुत बहुत बड़ी, जैसे पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, कितनी बड़ी पृथ्वी है, मंगल ग्रह का, चंद्रमा का, खगोलीय पिंडों का, गैलेक्सियों का, इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। जिस शाखा में करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक, अब अगला जो आता है कि इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से हुई, इस शब्द की भी तो कोई ना कोई उत्पत्ति होगी और इस शब्द का भी तो कोई अर्थ होगा। जैसे साइंस का अर्थ था वैसे इसका भी सर अर्थ होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा से। ठीक है, ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई थी और ग्रीक भाषा में इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रकृति। अब प्रकृति क्या होती है, ग्रीक उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति, भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से, फिजिक्स के ही शब्द, फिजिक्स। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब अभी क्या बताया था हमने, प्रकृति। प्रकृति को क्या कहते हैं, नेचर। ठीक है, नेचर जिसको कहते हैं, प्रकृति। कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो कहाँ से उत्पत्ति हुई, ग्रीक भाषा से। फिजिक्स जिसको हम लोग कहते हैं नेचर, ठीक है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी। अच्छा ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब कहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें, भौतिक विज्ञान को परिभाषित करना चाहें तो हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी एक मैं परिभाषा बता रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या हमने बताया, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। कौन सी वो घटनाएं हैं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, वस्तुओं की प्रकृति क्या होती है और प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है। देखिए, प्रकृति किसको कहते हैं, जैसे हमारी प्रकृति कैसी है, कहते हो यार इसका पता नहीं कैसा स्वभाव है, पता नहीं कौन से मॉडल का है, कहाँ से आ जाता है, पता नहीं कैसे बोलता रहता है। अब इसको हम कहते हैं प्रकृति। हैबिट्स इसकी कैसी, आदतें यार, हर एक चीज इसका बनावट कैसी है, कैसा क्या है, इसको कहते हैं हम लोग प्रकृति। इस चीज का अध्ययन जिसमें करते हैं उसको क्या कहते हैं, फिजिक्स। प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो प्राकृतिक घटनाएं उनके बारे में भी समझिए। देखिए, प्राकृतिक घटनाएं जैसे पानी, बारिश हो रही है तो बारिश का होना एक प्राकृतिक घटना है, ना कि हमने घटित कर दिया। बाढ़ आना प्राकृतिक घटना है। दूसरी चीज, पृथ्वी घूम रही है यार, ये प्राकृतिक घटना है। सूर्य के चारों ओर घूम रही है, प्राकृतिक घटना है। ठीक है, ग्रह, उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं, ये सभी क्या है, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन सभी घटनाओं का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अलग जो आता है उसके पश्चात जो इसकी भाषा हम परिभाषा क्या दे सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। अगर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, हम लिखे दे रहे हैं क्या, कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है
वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं। यार लिखो जल्दी, ठीक है। क्या बताया हमने कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक तुमको समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक नोट करिए और फिर आगे भी बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या बात करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि आगे फिजिक्स के पार्ट कितने होते हैं, फिजिक्स की डेफिनेशन हो गई, फिजिक्स में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन किया जाता है, अति सूक्ष्म चीजों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे कहावत नहीं है कि बहुत आगे तो कहने में तो बहुत बड़े हैं लेकिन काम उनका बहुत छोटा है, ये फिजिक्स है। और फिजिक्स में क्या है, काम भी बहुत बड़ा है और काम बहुत छोटा भी है, लेकिन अध्ययन करना दोनों में बहुत ज्यादा कठिन है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी चीजों का भी अध्ययन किया जाता है, अति सूक्ष्म चीजों का भी अध्ययन किया जाता है, राइट। तो इन्हीं चीजों को अध्ययन में हम यार छोटी चीजों का अध्ययन करें कि बड़ी चीजों का अध्ययन करें, ठीक है। इस झंझट से दूर होने के लिए क्या किया गया, फिजिक्स को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से, भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से दो भागों में बांट दिया गया, नंबर एक कौन सा भाग था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थूल कहते हैं, याद रखना नाम, क्या स्थूल कहते हैं। स्थूल को क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, स्कोपिक, राइट, माइक्रोस्कोपिक। और दूसरे को क्या कहते हैं, सूक्ष्म, जिसमें जिस शाखा में हम सूक्ष्म चीजों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक। बड़ी चीजों का अध्ययन माइक्रोस्कोपिक, छोटी चीजों का अध्ययन माइक्रोस्कोपिक। तो इसको कहते हैं सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म, इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक, राइट, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। इसमें किन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजों का, किसका, बहुत बड़ी चीजों का अध्ययन, बहुत बड़ी चीजों का अध्ययन, बड़ी वस्तुओं का अध्ययन, ठीक है, का अध्ययन, राइट। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं, अति सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, अति सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, वस्तुओं का अध्ययन। अब अति सूक्ष्म वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो अति सूक्ष्म वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कण है, पार्टिकल है, अणु, परमाणु है। इन सभी का अध्ययन हम किसमें करते हैं, इसमें करते हैं। किसमें करते हैं, सूक्ष्म में करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन करना होता है तो हम किससे मिलते जाके हैं, स्थूल से मिलते हैं। कहते हैं भैया जी हमको ये बहुत बड़ी चीज है, इस चीज को हमको ज्ञात करना है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। तो फिजिक्स क्या कहेगी, किस पार्ट में जाओगे तुमको पता होना चाहिए कि स्थूल किसमें स्थूल का अध्ययन करते हैं और किसमें सूक्ष्म का अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स जानते हो क्या कहेगी कि भैया हमारे पास कोई सेवा नहीं, आप स्थूल से जाकर मिलिए। तो स्थूल के पास आएंगे वो और स्थूल से क्या कहेंगे कि हमको इस पिंड का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है, इस पिंड का अध्ययन करना। मतलब क्या हुआ, खगोलीय पिंडों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्थूल कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई, जिसमें आप खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं और बहुत बड़े बड़े पिंडों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्थूल कहते हैं। जिसमें छोटे छोटे चीजों, अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म कहते हैं, ठीक है। दो भाग हो गए फिजिक्स के। अब बात आती है कि इसको और भी कोई नाम से जाना, इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे। नाम तो रख दिया स्थूल, इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो चिरसम्मत यांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं। इसका अध्ययन चिरसम्मत यांत्रिकी किसके अंतर्गत, चिरसम्मत यांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है।
इसका अध्ययन फिर किसके अंतर्गत करते हैं? चिरसम्मत। चिरसम्मत का मतलब ही क्या हुआ? वो पंडित वाला सम्मत नहीं, सम्मत पत्रा वो नहीं है, चिरसम्मत कहते हैं। चिरसम्मत का चिर माने वो नहीं मत कह देना कि चिर माने वो क्या कहते हैं द्रौपदी का जो चिरहरण हुआ था वो नहीं चिर है, ठीक है, वो चीज नहीं है। इसमें क्या कहते हैं? चिरसम्मत यांत्रिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है, इसका नाम है चिरसम्मत। चिरसम्मत का मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं? बहुत बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन करते हैं, बहुत बड़ी वस्तुओं का अध्ययन। ऊपर लिख चुका है, अब बार बार ना लिखिए। बहुत बड़ी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, अति सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसका अध्ययन हम किस शाखा के अंतर्गत, मतलब कि इसमें हम इसका क्या नाम दिए? इसका चिरसम्मत नाम दे दिया। इसका नाम क्या दिया जाए? तो इसको क्वांटम थ्योरी क्या कहते हैं हम लोग? क्वांटम। क्वांटम का मतलब क्या हुआ? अति सूक्ष्म जिसको कहते हैं, क्या? क्वांटम थ्योरी, ठीक है, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के अंतर्गत इसको हम देखते हैं और चिरसम्मत के अंतर्गत इसको देखते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसके अंतर्गत हम किस किस चीजों का अध्ययन करते हैं? तो अणुओं, परमाणुओं, जैसे उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे कौन से अणु हो गए, और नहीं 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 नहीं, जैसे ये है स्थूल है, कंफ्यूज हो जाओगे। स्थूल क्या है? स्थूल का मतलब माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में किसका अध्ययन करते हैं? बहुत बड़ी बड़ी, मतलब खगोलीय पिंडों का अध्ययन, ठीक है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन, खगोलीय पिंडों का। और जैसे पृथ्वी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इन सभी चीजों का अध्ययन हम इसमें कर लेते हैं। इसमें किसका? अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? अणुओं, परमाणु, ठीक है, और भी अति सूक्ष्म चीजों का अध्ययन करते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम सूक्ष्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्थूल कहते हैं। अब बात आती है, क्या इनको भी किसी चीजों में बांटा गया? हाँ जी, यही तो इसके फिजिक्स का कमाल है। इसीलिए कहते हैं कि फिजिक्स कोई ऐसा है ही नहीं जो कह दे कि हमको बहुत आता है, ठीक है। फिजिक्स के लिए आपको जीरो है, कुछ भी इतना नहीं आता है, राइट। तो इसमें कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं? इसके 5 पार्ट है। और कौन से हैं? 5 पार्ट। पहला क्या होता है? इसको हम यांत्रिकी कहते हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या है? यांत्रिकी। यांत्रिकी जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। क्या? मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स। दूसरा आता है, इसको तो हम मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरा आता है तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं ऊष्मा गतिकी। क्या कहते हैं? ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी हो गया। नंबर तीसरा क्या होता है? तीसरे नंबर पर जो आएगा उसको ऑप्टिक्स ले लेते हैं। क्या? प्रकाशिकी। प्रकाशिकी जिसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्टिक्स, राइट, ठीक है। नंबर चौथे पर कौन आएगा? तुम्हारा यांत्रिकी हो गया, ऊष्मागतिकी हो गया, प्रकाशिकी हो गया। अब क्या बचा? दोलन एवं तरंगी, जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्किलेशंस एंड वेव, राइट। क्या? दोलन एवं तरंगी, दोलन एवं तरंगी, राइट। ऑस्किलेशंस एंड वेव्स, ठीक है। क्या? ऑस्किलेशंस एंड वेव्स। ये क्या हुई? नंबर 4 हो गई, ठीक है। नंबर 5 जो होती है वो कौन सी है तुम्हारी? एक शाखा। नंबर 5वें पर जो आएगी उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। कौन कौन सी हो गई? नंबर पहली क्या होती है? यांत्रिकी हो गई। दूसरे नंबर पर क्या आती है? ऊष्मागतिकी हो गई। नंबर तीसरे पर क्या आता है? प्रकाशिकी हो गया। नंबर 4 पर क्या आता है? दोलन एवं तरंगियां हो गई। नंबर 5 पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है। इसको मैकेनिक्स कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ऑस्किलेशंस एंड वेव्स हो गया, एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है। 5 हो गई। अब 5 भागों में किसको बांट दिया गया? स्थूल को बांट दिया गया। अब कहेंगे सर ये चीज तो ठीक रही, 5 भागों में बांट दिया गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये यांत्रिकी में किसका अध्ययन किया जाता है ये भी तो बताइए। ऊष्मागतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकाशिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोलन एवं तरंगी में किसका अध्ययन किया जाता है? और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सुनिए, यांत्रिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? पहले तो हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। यांत्रिकी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। तो इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? वो चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं? बल हो गया, बलाघूर्ण हो गया, जड़त्वाघूर्ण हो गया, इस प्रकार की जो चीजें होती है, ठीक है, उसका हम किसमें अध्ययन करते हैं? यांत्रिकी में अध्ययन करते हैं, ठीक है।
इसमें अध्ययन करते हैं, यांत्रिकी में अध्ययन करते हैं, मैकेनिक्स हो गया। दूसरे नंबर पर आता है ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? ऊष्मागतिकी मतलब कि ऊष्मा का किधर से किधर की ओर प्रसरण हो रहा है, ठीक है। जैसे ये गर्म वस्तु है, ये ठंडी वस्तु है। जब हम गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के संपर्क में रखेंगे तो क्या होगा? क्या ठंडा जो चीज है वो इसको भी ठंडा कर देगा? नहीं, बल्कि ये गर्म वाली वस्तु अपना ऊष्मा इस ठंडे वाले में भी स्थानांतरित करने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊष्मा होती है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित हो जाती है। और कब तक स्थानांतरित होती है? जब तक कि दोनों साम्य अवस्था में ना आ जाए, मतलब दोनों पे ऊष्मा जो है वो बराबर ना हो जाए। तो इसमें किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है? ऊष्मागतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम किस चीजों का अध्ययन करते हैं? तो ऊष्मा के प्रसरण का अध्ययन करते हैं। ऊष्मा को कार्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इंजन बना लिया है तो उसमें ऊष्मा लगती है और उसमें कार्य में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज है, जैसे ऊष्मा से हम लाइट से कार्य प्राप्त कर लेते हैं, कोई काम करना है जैसे, ठीक है। तो उसी प्रकार से कार्य का अध्ययन भी ऊष्मा के द्वारा कार्य कैसे किया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी के अंतर्गत। नंबर तीसरे पे जो आता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्रकाशिकी में प्रकाश संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकाश संबंधित घटनाएं। अब प्रकाश संबंधित यार कौन सी घटनाएं हो सकती है? हमको तो कोई याद नहीं आ रही। हाँ जी, याद आएगी। हम देखते हैं परावर्तन, अपवर्तन और किन चीजों का अध्ययन करते हैं? बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, व्यतिकरण तो तरंगों से संबंधित है, लेकिन इसमें भी व्यतिकरण भी हो गया। और बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं हम, जैसे पीछे छाया बन रही है तो क्यों बन रही है, इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो वो किसको कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। फिर आता है दोलन एवं तरंगे। ये दोलन क्या होता है और तरंगे क्या होती है? दोलन तो ये है भैया, लो दोल रहे हैं, तो क्या यही दोलन है? नहीं, दोलन क्या होता है? जैसे दोलन एवं तरंगे हो गई, ठीक है। तो जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, उस पर बल लगाते हैं तो दोलन ऐसे ऐसे अगर कर रही है तो उसको क्या कहते हैं? दोलन कहते हैं। एवं तरंगे ऑस्कुलेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ऑस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? ऑस्कुलेशन एंड वेव्स, ठीक है। जैसे तालाब है, तालाब में हम पत्थर फेंक देते हैं तो उसके अंदर पत्थर जैसे ही हम फेंकते हैं उसमें हलचल उत्पन्न हो जाती है, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। और वो विक्षोभ क्या होता है? धीरे 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 आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। इसी से वो तरंगे उत्पन्न होती है। ये जो विक्षोभ आगे बढ़ता है, इस विक्षोभ को आगे बढ़ने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं, ठीक है। तरंग की संचरण कहते हैं, ठीक है। इसमें हम दोलन एवं तरंगों का अध्ययन कर लेते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नंबर 5 पर जो है इसका पार्ट वो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं? तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? तो वो है तुम्हारी, जैसे कोई आवेशित कण है, ठीक है। क्या है? आवेशित कण है, ठीक है। तो आवेशित कण के द्वारा कौन कौन सी चीजें उत्पन्न हो सकती हैं? एक तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। क्या? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इन सभी चीजों का हम जिसमें अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, राइट। तो ये आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दूसरी बात एक चीज इसमें रह गई है कि घटनाओं की, ये वाली जो घटनाओं की व्याख्या करना, जो वैकल्पिक विधि है, उस चीज का हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और आप लोगों से आप लोग अगर हो सके तो इस चैनल को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का, और जो बच्चे इससे डरते भी हैं उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ आगे बढ़ने को, कुछ करने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और मेरा यहाँ पे हरगांव में ऑफलाइन भी चलती हैं कोचिंग्स एंड ऑनलाइन भी, दोनों प्रकार से यहाँ पे चलती हैं। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।